75 साल से ऊपर वालों को अब नहीं भरना पड़ेगा ITR। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न पर बड़ी घोषणा करते हुए 75 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को जिनकी आय का स्रोत पेंशन और ब्याज है, उन्हें ITR फाइल करने से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है और यही वजह है कि 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने NRI लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव बजट में किया है। ये समिति दक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले व्यक्ति इस समिति के समक्ष जा सकेंगे। हालांकि नौकरी पेशा वालों को मायूसी हाथ लगी है। इस बजट में इनके इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया था, लेकिन कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए इस बार भी रिलैक्सेशन की उम्मीद जताई जा रही थी। बता दें कि पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने कई नए स्लैब की घोषणा की थी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब देश में इनकम टैक्स स्लैब के 2 विकल्प रखे गए थे। पिछले बजट के अनुसार और अभी देश में मौजूदा टैक्स की दरें इस प्रकार हैं। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स, 10 से 12.5 लाख की आय पर अब 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25% टैक्स, 15 लाख से ऊपर पहले की तरह 30% टैक्स। इसमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया इस स्लैब में। अब आइए और क्या कुछ खास है इस बार के बजट में जानते हैं वित्त मंत्री से ही। तो आइए चलते हैं PIB में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिनका उम्र 75 साल से ज़्यादा है और जिनको सिर्फ पेंशन मिलता है और उनका यदि फिक्स्ड डिपॉजिट उसी बैंक में है और सिर्फ उनको इंटरेस्ट का अगर इनकम होता है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जितना इनकम टैक्स उनको देना है वो बैंक ही उतना काट करके सरकार को जमा करता है। तो इसमें शर्त यही है कि उनको पेंशन मिलना चाहिए और उनका फिक्स्ड डिपॉजिट उसी बैंक में मिलना चाहिए। अगर उनका कुछ और इनकम है तो फिर अपना वो रिटर्न भरेंगे, क्योंकि उनके लिए वही ज़्यादा ये सहूलियत का होगा। लेकिन कई जो 75 साल से ज़्यादा के उम्र के जो वृद्ध हैं, वो ज़्यादातर लोगों का सिर्फ पेंशन इनकम होता है या उसी पेंशन से कुछ पैसा बचता है तो वो फिर वो फिक्स डिपॉजिट में उनका रहता है, उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। उनके लिए हर साल रिटर्न भरना एक काफ़ी एक जटिल काम होता था। तो उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि बैंक उनका इनकम टैक्स काट लेगा और उनको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Drishti from Bloomberg News. You mentioned that we have seen few mini budgets last year and now we have a full budget. So do you think all these measures would be enough to bring back the economy on growth paths, or more measures might be needed and you would be open to taking those? Because Economic Survey last week mentioned that sustained and calibrated measures would be needed to go back on the path of high growth trajectory. I think you go by the policy of Dil Mange More. So we had already, as Madam had mentioned in her budget speech also, we came up with 5 kind of mini budgets, and there are huge announcements. For example, the Agriculture Infrastructure Fund, the ECLGS, which is supporting the MSME sector, and this has been followed with the किसान बैठे हुए हैं। हम सब समझ रहे हैं अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं की।
कितने भी राउंड क्यों ना हो बैठते हैं और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से अब क्लॉज बाय क्लॉज खंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है। चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूँ किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें। वो एक विषय। दूसरा, ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चर सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए दे आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5,000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूँ कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे। सो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रास्ता बहुत सारे हैं, उन सब के लिए ही ये फंड। नंबर 9, हाँ, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत के समय भी 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही। उसके अलावा अभी भी बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हम करेंगे। ये नाम भी एग्रीकल्चर के लिए ही है और उसमें अभी और 1000 न्यू मार्केट्स को जोड़ा जाएगा। पेट्रोल डीजल इज नाउ इट्स ऑलरेडी ओपन टू द मार्केट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसमें उनके अपने स्तर पर निर्णय करते हैं। अंडर रिकवरी होता है तो उनको वो भरपाई करते हैं। उसमें सरकार की रोल, पर्टिकुलरली केंद्र सरकार की रोल मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारा पेट्रोल एक्साइज के ऊपर जो हम अमाउंट हम लेते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट है, वैल्यू बेस्ड नहीं, एड वैलोरम नहीं। हर एक रुपया के लिए इतना आना है बस। इसमें अंदाजन वर्कआउट करने में मैं प्लीज समबडी करेक्ट मी, इफ वी गेट 13 to 14 rupees, states because they get it through ad valorem get nearly 30 rupees। इसीलिए केंद्र सरकार के ऊपर ये उनके निर्णय नहीं होता। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके ऊपर डिसीजन है, वो डिसीजन लेते हैं। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे आने वाले अमाउंट इतना ही है, इस प्रोपोर्शन में। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोली, 13-14 रुपीज अगर हम कमाते हैं, 30-35 रुपीज तक स्टेट्स कमाते हैं। सो ये भी हम ध्यान में रखना जरूरी है।